Hello, friends. How are you all? So, today we are going to start a new chapter about nationalism in India from 10th history. और ये चैप्टर हमारे बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट डज नेशनलिज्म मीन. नेशनलिज्म का मतलब क्या है? If we understand this word nationalism, it will help us throughout the chapter. तो first we understand what does nationalism mean. Nationalism का मतलब क्या है? So meaning of the nationalism. Meaning of the nationalism means कोई ऐसी फीलिंग जो हम सबको यूनाइट कर दे. मतलब हम डिफरेंट रिलीजन से हैं, डिफरेंट एरिया से हैं, हमारा कल्चर अलग है, वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ द क्लोथ्स, we speak different language, we worship different god, बट कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हम सब यूनाइट हो जाएं. दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड नेशनलिज्म. मतलब हमने देखा होगा, वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट आवर इंडिया was not as we see today. It was divided into the different small territories. छोटे छोटे से राजे रजवाड़े होते थे, जैसे मेवाड़, मारवाड़, हैदराबाद, कश्मीर. इस तरीके से अलग अलग रीजन था. जब रीजन अलग था तो लॉ एंड ऑर्डर भी अलग अलग होगा, सबके अपने अपने लॉज होंगे. तो ऐसी कौन सी फीलिंग थी, ऐसा क्या हुआ कि हम सब लोग एक हो गए? इस तरीके की एक होने की फीलिंग को कहते हैं नेशनलिज्म. अगर डेफिनेशन में हम समझें तो व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशंस. मतलब जब लोगों को ऐसा लगने लग जाए कि वो किसी एक देश का हिस्सा है, वी आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन. सेकंड, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो हम सबको यूनाइट कर दे, दैट कैन बाइंड अस टुगेदर. इस तरीके की फीलिंग को हम कहते हैं नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म. तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा what does nationalism means it is a spiritual bond which bind us together and create a sense of collective belongingness. मतलब ये कोई हम पे फोर्स नहीं करता है, ये अंदर से एक फीलिंग्स होती है जो हम सबको यूनाइट कर देती है. तो मतलब ऐसी फीलिंग्स इंडिया में कैसे आई, ये हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, हाउ डिड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कम टू इंडिया. मतलब ये नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में कैसे आई? वही वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद इंडिया में ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आई, ये पढ़ेंगे हम थ्रू आउट द चैप्टर. आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा व्हाट डज नेशनलिज्म मीन्स. और इस चैप्टर को जब भी हम पढ़ेंगे इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि ये कलेक्टिवनेस कैसे आई इंडिया में. हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे. तो इनको मूवमेंट के अकॉर्डिंग नहीं समझना है. जब भी कोई पहरा, कोई कंसेप्ट, कुछ भी पढ़े तो माइंड में ये डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए, व्हाट डज नेशनलिज्म मीन्स. कि कलेक्टिवनेस पढ़ रहे हैं, ना कि हम यहाँ कोई पर्टिकुलरली मूवमेंट पढ़ेंगे इस चैप्टर में. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट, नाउ द चैप्टर स्टार्ट. ये चैप्टर शुरू होता है हमारे प्रीवियस चैप्टर की थोड़ी सी रिकैप स्टोरी से. बस इसमें हमें ये बताया जाता है कि यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई थी. एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर कि जब यूरोप में नेशन स्टेट बन रहे थे, थोड़ा सा आई एक्सप्लेन व्हाट डज नेशन स्टेट मीन्स. नेशन स्टेट मीन्स हर कंट्री को कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती है. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया देर आर द थ्री मेजर बॉडीज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो इस तरीके की जो भी
बॉडीज़ होती हैं किसी कंट्री के अंदर, वो जब लोगों के द्वारा बनाई जाने लगे जो बॉडी, तो उसे हम कहते हैं द नेशन स्टेट। तो क्या हम कह सकते हैं इंडिया एक नेशन स्टेट है? यस, वी कैन से इंडिया इज़ अ नेशन स्टेट बिकॉज ये बॉडी लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर फॉर्म्ड बाय द पीपल। सो इस तरह बॉडी चाह रहे थे यूरोपियंस कि जो उनके कंट्री को चलाए वो लोगों के द्वारा इलेक्ट हो। जब इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, व्हाट वी have seen in the French revolutions, the people were trying to make their own constitutions that can limit the power of the monarch. और उन्होंने ऐसा किया भी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने कंट्री को रन करना चाहते थे। ठीक है, तो जब इस तरीके का नेशन स्टेट वो बना रहे थे, तो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप थे वो एक जगह हो गए और यूनाइट हो गए। ठीक है, और उनमें ये नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। जब नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई तो लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ उस समय। सो चेंज इन द पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। सो ये नेशनलिज्म की फीलिंग है, लोगों के माइंडसेट को चेंज किया। when the mindset changed, people started thinking about the different questions like who are they, वो कौन है, what is their identity, उनकी आइडेंटिटी क्या है। सो इस तरीके के क्वेश्चन लोगों ने शुरू किए। और हम प्रीवियस चैप्टर में भी देख चुके हैं कि आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस द रिवोल्यूशनरीज डिड सम चेंजेस, कुछ चेंज किए थे उन्होंने, जैसे नए सिंबल्स बनाए, नए आइकन्स बनाए, नए सॉन्ग्स बनाए, और काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। जैसे उनकी जर्नल असेंबली थी, उसको दे रीनेम्ड देयर जर्नल असेंबली, दे स्टार्टेड कॉलिंग द नेशनल असेंबली। और पहले ये ऐसे ही फॉर्म की जाती थी, बट नाउ दे इलेक्ट, वो चुनाव के द्वारा इसको इलेक्ट करते थे। सो ये सारे चेंजेस जब यूरोप में हुए तो वहाँ एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। सो अब हम समझेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे डेवलप हुई। सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द फीलिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म अकर्ड ड्यूरिंग द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इंडिया में चल रहे थे, उस दौरान ये फीलिंग्स डेवलप हुई। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट डज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है? देखो, जब whenever a powerful country influence polity and economy of the country, जब कोई बड़ी ताकत, बाहर की ताकत किसी कंट्री की पॉलिटी और इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, तो उस कंट्री की वो कंट्री कॉलोनी बन जाती है। ठीक है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ मूवमेंट्स चलाए हम लोगों ने। ठीक है, कुछ आंदोलन चलाए, उनको कहते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान डिफरेंट जो ग्रुप्स थे वो एक दूसरे के नज़दीक आए, एंड द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म, और वी कैन से द सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस क्रिएटेड। तो बट ये जो डिफरेंट ग्रुप थे, ये किसी एक चीज़ से सफ़र नहीं थे। they were suffered by different things, like जैसे peasants थे, वो they didn't want to grow the indigo plantations, and the landlords, they want to reduce the revenue, and the industrial want to reduce the imported goods। तो डिफरेंट ग्रुप का डिफरेंट नोशंस था to participate in the anti-colonial movement। तो the notions were different, तो उनके पार्टिसिपेट करने के भी नोशन डिफरेंट थे, बट स्टिल दे केम टुगेदर एंड क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, द फर्स्ट फेज फ्रॉम द नेशनलिज्म इन इंडिया। आई क्विक कंसाइज और वापस बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने समझा कि नेशनलिज्म है क्या, फिर हमने देखा कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, फिर हमने समझा कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर।
हमारी फर्स्ट यूनिट है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो जब कभी वार होता है तो इकोनॉमी और पॉलिटी ये इफेक्ट होंगी ही होंगी। सो सेम हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ने नए जो आर्थिक और राजनीतिक सिचुएशंस पैदा कर दी थी हमारी। सो द सो दे इंक्रीज्ड द डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। उन्होंने जो रक्षा बजट था, मतलब हम जब भी एनुअल बजट इंडिया में अभी भी आता है तो हम डिवाइड करते हैं। मान लो वी हैव 100 रुपीज़, so we divide this 100 rupees, this 10 rupees we will on the education, this 10 rupees or 15 rupees will spend on the infrastructures and तो ऐसे अलग अलग। सो उन्होंने क्या काम किया कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसको बढ़ा दिया। एंड हाउ डज मनी कम फ्रॉम, अब पैसा आएगा आता कहाँ से है? सो उन्होंने लोन लिया, ठीक है, वार के नाम पर लोन लिया, तो टुक वार लोन्स। टैक्स बढ़ा दिया गया, इंक्रीज टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सब हो रहा था। सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्राइसेस ऑफ द कम्योडिटी एंड डेली यूज थिंग्स इंक्रीज्ड, ऑलमोस्ट डबल हो गए थे ड्यूरिंग द 1913 टू 1918। मतलब कोई चीज़ 10 रुपए की आती थी तो वो 20 की आनी शुरू हो गई थी। एंड द प्राइसेस, इफ द प्राइसेस विल इंक्रीज of the daily use cheeses, who is going to be suffer? Obviously the common man. So, and the third things is the villages were called upon to supply the soldiers and the forced recruitment in the rural areas। मतलब जबरन फौज में भर्ती हुई, मतलब इफ़ यू विलिंग और नॉट, तुम चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, विलिंगली और नॉट विलिंगली, आपको ज़बरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया जाता था, ठीक है, आर्मी में, टू फाइट। और उसी दौरान 1919 से लेकर 1920 तक, मतलब देर वॉज ए क्रॉप फेलियर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अगर क्रॉप फेलियर होगा तो क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन, जो खाने का खाद्यान्न है उसमें कमी आएगी, और जब भोजन में कमी आएगी तो बीमारियां पैदा होंगी। सो ड्यूरिंग द सेंसस ऑफ द 1920, 1,20,00,000 से 30 लाख के आसपास लोग वर डाइड इन एपेडेमिक, फेमिन। सो इस तरीके का सिनेरियो हो रहा था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। द पीपल वर एक्सपेक्टिंग आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कि कुछ सिचुएशन ठीक होगी, बट कुछ ठीक नहीं हुआ। सो ड्यू टू दिस रीजन न्यू मूवमेंट स्टार्टेड, एक नए नए मूवमेंट शुरू होंगे, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस कॉलोनियल रूल्स। सो फर्स्ट यूनिट में इतना ही है। इफ़ यू वांट टू study these chapters, so see the coming videos. Thank you very much for